स्टार्ट करते हैं लेक्चर पार्ट सी। ओके, शॉर्ट नोट्स ऑफ डीएलडी पार्ट 1 का पार्ट सी। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टर हम दिखेंगे जिसको बनाने के दो तरीके हैं। पहला मेथड क्या है, आप x माइनस वाई अगर आपको करना है तो आप क्या करो, x प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ y ले लो, -1 इंटू ये क्या होता है, एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका ही होता है। तो ये चीज़ है -1 इंटू वाई, या फिर x माइनस वाई का क्या मतलब है, आप उसमें सीधे से y का 2's कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दो, कुछ भी मत करो, पहले x लो, एक और चीज़ लो और दोनों को ऐड कर दो, और दूसरी जो और वाली चीज़ है वो क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ y है। ईजी है। x माइनस वाई को या फिर बोल सकते हैं, क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ y क्या होता है, 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ y +1, इसमें आप ये +1 कर दो। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो +1 है ये क्या है, वही c0 है जो कि आपका फुल एडर में होता है। अब यहाँ सेकंड वाले केस में क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका c0 था वो आपका 0 हो गया, बस इतना सा डिफरेंस आ गया कि इस वाले केस में 0 हो गया, थर्ड वाले केस में वो आपने c0 को 0 ना लेके 1 लिया है। ओके, तो अगर आप 1's कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हो तो फिर आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, और अगर आप 2's कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हो तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। आगे देखते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर की पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो बी ओ है, B0 है, ये होता है बोरो, और D0 होता है फाइनल आउटपुट आपका। तो यहाँ पे x0 जो है वो यहाँ पे x0 बार बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जैसे कि हाफ एडर की जब बात करते थे वहाँ पे एंड होता था x और y का, x0 y0 एंड, यहाँ पे x0 बार बन जाएगा। ओके, और ये जो आउटपुट आपका सब्ट्रैक्टर का है, हाफ सब्ट्रैक्टर का, ये एज इट इज रहेगा दोनों का XOR। ऐसा ही हाफ एडर में भी होता था। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम यही चीज़ होगी, फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर जो bi+1 बोरो वाला है तो इसमें xi का बार इंटू yi प्लस yi bi, ठीक है, प्लस xi का बार। तो यहाँ पे हमेशा xi की जगह xi का बार इस्तेमाल होगा, जबकि फुल एडर में केवल xi इस्तेमाल होता था। ऐसे हाफ सब्ट्रैक्टर में x0 का बार इस्तेमाल होगा, जबकि हाफ एडर में x0 इस्तेमाल होता था। और di क्या हो जाएगा, तीनों का XOR, जो कि फुल एडर में भी होता था। अब यहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल बनाई है, हमने इनपुट लिए हैं, ये इनपुट्स हैं x और y, और यहीं पे c0 भी हमारा इनपुट है। तो x, y और c0 मतलब क्या है कि जो 4 बिट का एडर है वो कितने तरीकों से काम कर सकता है। ओके, ये यहाँ पे देखने वाली बात है। हमने कोई भी अलग डिवाइस नहीं ली, केवल एक 4 बिट का एडर लिया है, केवल एडर लिया है, फुल एडर। ओके, तो इसमें अगर आप c0 को 0 कर देते हो तो ये केवल आपको x प्लस वाई दे देगा, सिंपल सा। ओके, तो ये एडर की तरह काम करेगा, ये 4 बिट का एडर है, वर्क्स एज एडर की तरह ही काम करेगा। अगर इसमें आप x और y लो और c0 की जगह आप पहले से वहाँ पे 1 डाल के दे दो, तो ये आपको ये भी एक तरीके से ऐड ही करेगा, x प्लस वाई प्लस 1, उसमें एक 1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अगर आप इसमें y को 0 कर दो और इसमें 1 डाल के रखो तो ये क्या दे देगा, x प्लस 1, जो कि क्या होता है, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे आपको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा, तो एक एज ए इंक्रीमेंट डिवाइस की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा अलग चीज़ आई, y की जगह आप y बार दे दो। y बार क्या है, 1's कॉम्प्लीमेंट है, पर आपने देखा अगर आप 1's कॉम्प्लीमेंट दोगे तो अलग से आपको c0 में 1 देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x y बार और अलग से 1 c0 में, तो ये क्या दे देगा, x माइनस वाई। तो ये आपका x माइनस वाई की तरह काम करेगा, तो ये सब्ट्रैक्टर की तरह काम करेगा आपका ये वाला, y की जगह y बार और c0 की जगह 1। अब इन दोनों केसों में आप c0 की जगह 1 मत दो, ओके, पर y की जगह अगर आप 1 नहीं दे रहे हो, तो जब आप c0 की जगह 1 दे रहे थे तब क्या हो रहा था, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 हो रहा था। ओके, ये चीज़ हमने ऊपर देखी थी, ये वाला केस, x माइनस वाई जब हम निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, x प्लस 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ y प्लस 1, तो प्लस 1 आपका बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है। अगर हम इसमें जो ये प्लस 1 है हमें इसको 0 करना है c0 को, इसका क्या मतलब है, हम इसमें एक -1 अलग से डाल दें। तो जैसे आप इसमें अलग से -1 डालोगे तो ये दोनों मिला के क्या बना देगा, 0। तो आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ यही मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि x माइनस वाई जो हमारा होता था इनिशियली, उसमें अलग से एक ये -1 और डाल दिया है। तो ये वही चीज़ है कि x से y भी माइनस हो रहा है और -1 भी माइनस हो रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर समझा जा सकता है कि x प्लस वाई बार तो था, उसमें अगर हम 1's कॉम्प्लीमेंट लेते थे, 1's कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें +1 भी होता था। अब हमें क्या करना है कि c0 को 0 करना है, तो इसी +1 में एक और हम अलग से खुद से अगर -1 कर देंगे तो ये c0 0 हो जाएगा। तो ये c0 को आउटपुट मानो, इसको आउटपुट मानो, और इनपुट आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे अलग से आप ये -1 दे रहे हो खुद से। फिर यहाँ पे क्या है कि c0 तो 0 ही है और y बार को भी 0 कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप ले तो कॉम्प्लीमेंट रहे हैं, y को एज ए y बार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये x-1 दे देगा, जो कि डिक्रीमेंट, एक डिक्रीमेंट डिवाइस की तरह काम करेगा ये। तो
तो एक एडर को ही एक्स वाई और सी नॉट की अलग अलग वैल्यूज़ की मदद से हम कितना कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये जो बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD की बात कर लेते हैं। ये है BCD, ये जो आपका 12 बेस 10 है डेसिमल, ओके, ये डेसिमल है और इसको हमने अगर लिखा है 1100 बेस 2 बाइनरी में, तो एक तरीके से ये होता है कन्वर्जन। अब देखो कन्वर्जन और कोडिंग में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। अब इसी 12 बेस 10 डेसिमल को हम क्या लिखेंगे 0001 0010, मतलब ये 1 के लिए है और ये वाला 2 के लिए है ये। तो ये क्या है कोडिंग एक तरीके से, मतलब जो 1 और 2 डिफरेंट डिजिट्स थी दोनों को ही अलग अलग कोड हमने दे दिया। अब ये एक्चुअल में ये बेस 10 है, ये जो 0001 और 0010 बना, ओके, ये एक्चुअल में बेस 10 में है, ये अभी बेस 2 में बाइनरी में नहीं गया। आप कहोगे कि ये तो 01 के फॉर्म में है, बट फिर भी ये बाइनरी नहीं है, ओके। बोथ हैव बेस 10 हियर, ये यहाँ पे ये लिखा है कि दोनों के पास बेस 10 ही है और इसी को हम कोडिंग कहते हैं। बाइनरी कोडेड डेसिमल में एक्चुअली में हम यही करते हैं। मान लो कि बाइनरी कोडेड डेसिमल में आपको दिया गया है 23, इसको कैसे लिखेंगे, ये बेस 10 में है, जो आंसर आएगा वो भी बेस 10 में आएगा। उसको कैसे लिखेंगे, बहुत ईजी है, ये 2 का ये ले लो और 3 का जो भी चीज़ है वो ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 0010 और 0011, ये 23 हो गया। तो ये डेसिमल BCD हमने लिखा है, मतलब ये BCD लिखा है, टेबल बनाई है, ये इधर डेसिमल है, डेसिमल इक्विवेलेंट, ये BCD है। अब आपको ये समझना है कि 9 तक तो, क्योंकि डेसिमल तो 9 तक ही होता है, 9 के बाद डेसिमल नहीं होता, फिर तो वही वर्ड्स रिपीट करते हैं, ठीक है। 10 कैसे बनेगा, इनको जोड़ के बनेगा। तो इनवैलिड BCD, तो जितने भी जो 4 बिट के डिजिट्स होते हैं इसके बाद 9 के बाद मतलब 10 से लेके 15 तक के, जो कि 4 बिट में पॉसिबल नहीं, ये सारे के सारे आपके इनवैलिड होते हैं। एज BCD इज ओनली कोडिंग फॉर डेसिमल, तो BCD क्योंकि डेसिमल की कोडिंग है 0 से 9 तक, तो ये सारे आपके इनवैलिड BCD होते हैं। फिर बात करते हैं कोड कन्वर्टर की, BCD टू XS3 कन्वर्टर, ठीक है। XS3 क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, XS3 भी BCD से ही निकलता है। XS3 का सीधा सा मतलब है, आप BCD में कोई भी वर्ड उठाओ, जैसे कि 4 है, 4 का XS3 क्या होगा, 4 को लो और उसमें 3 ऐड कर दो। 3 का क्या मतलब होता है, ये 0011। अब इनको ऐड करके जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, XS3 मिलेगा 4 का, किसका, 4 का XS3, ठीक है। 4 का XS3 मिलेगा जब आप इसमें इसको जोड़ दोगे, ठीक है, 4 में इस 3 को जोड़ दोगे। तो XS3 का मतलब उसके नाम में ही है, एक्सेस ऑफ 3, उसमें 3 बढ़ गया है, उसके नाम में ही है। तो इसमें क्या है कि अगर आपको BCD से XS3 बनाना है, आप सिंपल BCD में 3 जोड़ दो, ठीक है, सिंपल सा तरीका है और कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर आपको XS3 से BCD में बनाना है, ओके, हाँ, XS3 से BCD में बनाना है, तो आप क्या करो, XS3 को लो, ये XS3 है और उसमें आप -3 जोड़ दो, क्योंकि हमने XS3 बनाने के लिए हम 3 आगे गए थे, तो -3 जोड़ के हम 3 पीछे आ जाएंगे, तो उसमें -3 जोड़ दोगे तो वापस आप BCD पे आ जाओगे। उसके बाद एक पॉइंट है कि BCD को हम 8421 BCD भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक वेटेड कोड होता है, ओके। BCD जो एक वेटेड कोड होता है, इसमें हर चीज़ का वेट होता है, जैसे कि ये 4 बिट्स हैं, तो इनका वेट 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 होगा, तो वेट होगा अलग अलग जगह पे, तो इसीलिए BCD को वेटेड कोड भी बोलते हैं और ये 8421 कोड होता है। बट XS3 अपने आप में कोई वेटेड कोड नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जैसे आपने 3 को उसमें जोड़ा BCD में, तो वहाँ पे वेट सारे बिगड़ गए, वहाँ पे वेट सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो XS3 वेटेड कोड नहीं होता है। अब लेकिन XS3 जो होता है वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। थोड़ा सा धुंधला होगा बट देख लेंगे, समझ लेंगे। जो XS3 होता है वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होता है। अब मैथमेटिकली बात करते हैं कि जो 1s कॉम्प्लीमेंट होता है वही आपका 9th कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। अगर आपको 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, वही आपका 9th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जनरल केस की बात कर लेते हैं। अगर आपका R बेस है और आपको R-1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम R-1 एंड इट विल गिव R-1 कॉम्प्लीमेंट। देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मैंने नंबर लिया है बेस 10 में, मतलब एक डेसिमल नंबर लिया है, ये एक नंबर है डेसिमल टाइप का, और इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आर क्या था, बेस, आर मतलब बेस मतलब 10th कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ओके। पहले 9th का मतलब R-1, देखो बेस 10 में यहाँ पे R-1 क्या है, 9, तो 9th का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने क्या बोला कि सारी डिजिट्स को आप R-1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम R-1, इसका क्या मतलब है, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो 1 2 3 0 7 है,
इस पूरे को आप हर एक डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका 8, 7, 6, 9 और ये 2। ओके, ये बन गया। बट अगर आपको इसमें अगर आपको 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 10 क्या होता है, आर्स कॉम्प्लीमेंट, हाईएस्ट बेस जो होता है, बेस मतलब हाईएस्ट बेस की जो वैल्यू होती है वही हाईएस्ट वैल्यू होती है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो उसमें आपको जो अपने 9th कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसमें से एक और जोड़ दो, इसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो आपको ये 10th कॉम्प्लीमेंट दे देगा। तो ये तरीका है सीधा सा, एक बार समझते हैं। अगर आपको कोई भी डिजिट दिया डेसिमल में, मान लो जिसका बेस 10 है, तो वहाँ पे r जो है बेस 10 मतलब r इक्वल टू 10 है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आप केवल r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं जो कि 9th कॉम्प्लीमेंट होगा। उसके लिए क्या करना है, ये जो भी नंबर है इसकी सारी डिजिट्स को आप इस बेस सिस्टम की हाईएस्ट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दो, वो क्या है 9, ठीक है। 10 तो पॉसिबल नहीं है, बेस हायर डिजिट हमेशा बेस से एक वैल्यू कम होती है, तो 9 से इसको माइनस कर दो, 1 को, 2 को, 3 को, 0 को, 7 को, तो जो वैल्यू मिलेगी वो आपका 9th कॉम्प्लीमेंट होगा। और 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना है, जैसा हम 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट में करते हैं कि 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया उसमें 1 जोड़ दो तो वो 2 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया तो अब उसमें 1 जोड़ दो, वो 10th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। ओके, जैसे ये लिखा है 9th कॉम्प्लीमेंट इज 10 माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट, ओके, r माइनस 1 वेयर r इक्वल टू 10, और इससे 10 कॉम्प्लीमेंट से आप एक माइनस और कर दो, तो तब आपका 9th कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो आपका, सॉरी ये तो है ही, r माइनस 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है जहाँ पे r आपका 10 है। ओके, तो 10 माइनस 1 इज 9। तो ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि XR है, ये बेस है, R एक बेस है, और ये Y है प्लस आपका XR है, और प्लस आपको इस तरीके से निकालना है। अगर आपको XR माइनस YR करना है, ठीक है, ये हमने कहाँ देखा है, 2's कॉम्प्लीमेंट में देखा है। जब हमें जैसे हमने क्या सीखा था, x माइनस वाई करना था हमें, और वहाँ पे बेस 2 होता था तो हम x ऑफ 2 y ऑफ 2 लिख देते थे, और इससे इसको माइनस करना होता तो हमने क्या सीखा था, आप पहले वाले इस x2 में ये जो बेस लिखा है 2, इसमें ऐड कर दो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ, मतलब r's कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, ठीक है। ये चीज़ हमने सीखी थी। तो इसी को जनरल फॉर्म में हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि r कोई भी बेस हो सकता है, XR है, उससे YR को माइनस करना है, तो आप क्या करो, उसी XR में YR का क्या करो, आर्स कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दो। आर्स कॉम्प्लीमेंट मतलब हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि नंबर 2 सिस्टम में, बेस 2 सिस्टम में हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। इसको और जनरलाइज फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, मतलब मान लो आपको x10 निकालना है, जैसे कि ये है 23 बेस 10, अब इससे आपको 18 बेस 10 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप 23 बेस 10 में ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करने के बजाय ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, इस बेस का सबसे बड़ा जो कॉम्प्लीमेंट होता है 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ यही इसका 18 का। तो 10 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 18 कैसे निकालेंगे, पहले 9 निकालो, उसमें 1 ऐड कर दो, तो इसको 9 से माइनस कर दो, इसको भी, तो ये क्या दे देगा, 9 माइनस 1, इधर देखते हैं 8, और 9 माइनस 1 8, 81 प्लस में 1 जोड़ दो, तो ये जो 82 आएगा ये आपका 10th कॉम्प्लीमेंट है। तो इस x नंबर में 23 में आप इसको ऐड कर दो, इसके 10th कॉम्प्लीमेंट को, तो ये आपको जो देगा 105। अब क्योंकि ये तो 3 डिजिट है, हमें 2 डिजिट का चाहिए आंसर, तो इसको कैरी को डिस्कार्ड कर दो, तो 05 आपको आंसर मिलेगा। और वो आप वैसे भी देख सकते हो, 23 माइनस 18 इज 5, ऑब्वियस ही बात है। तो इस तरीके से आप इसका फ़ायदा क्या है कि आप सब्ट्रैक्ट करने से बच जाओगे, और कैरी को डिस्कार्ड करना लेकिन नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसका दूसरा मेथड क्या है, सॉरी r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब कोई भी नंबर सिस्टम में उसके हाईएस्ट बेस से एक कम, जैसे कि 10th है, डेसिमल है, तो यहाँ पे 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना, जैसे कि हेक्साडेसिमल है तो यहाँ पे 15th कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो वो कैसे निकालेंगे, पहले आप BCD को XS3 में लिखो, BCD लिखो और उसमें XS3 कर दो, तो BCD करके लिख के उसमें 3 जोड़ दो, अब उसका 1 कॉम्प्लीमेंट कर दो उस XS3 का, और फिर से आप BCD लिखो जब आपको XS3 मिल जाए। मतलब कैसे मिलेगा, ओके, जैसे मान लो कि BCD है आपका 5, मतलब BCD तो पहली बात है उस बाइनरी कोडेड फॉर्म में होगा, उसमें आप XS3 का कर दोगे, वो आपको दे देगा 8। अभी जो 3 इसमें ऐड कर दिया ना,
ये जो BCD नंबर है 5, इसमें आपने एक्सेस 3 किया मतलब 3 ऐड किया, जिसने दे दिया 8। अब उस 8 का आप कॉम्प्लीमेंट ले लो, कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, और 8 क्या होगा, पहली बात तो 8 इस फॉर्म में होगा आपका, इस फॉर्म में ये 1 0 0 0, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 1 1 1, तो ये हमें लेना है, ये 0 1 1 1 हम ले लेंगे। तो यहाँ पे जो 0 1 1 होगा ये आ जाएगा आंसर 0 1 1 1, कब हो जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद। अब ये जो मिला है इससे वापस BCD लिख दो, मतलब इससे आप माइनस कर दो, क्या 3 माइनस कर दो, ठीक है, 0 0 1 1, तो इससे इसको माइनस कर दो, तो ये क्या दे देगा 0 0 1 और 0, तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। R माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये दूसरा मेथड है निकालने का, 0 1 0 0 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं ग्रे कोड की, उसके बाद ये लास्ट है और फिर हमारा लॉजिक फैमिलीज देखेंगे। तो ग्रे कोड का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, ओनली 1 बिट का चेंज होता है इनके अंदर, इसीलिए इनको के मैप में यूज़ किया जाता है। ओके, तो पहली जो बिट होगी यहाँ पे MSB होगी, उसको एज इट इज लिखेंगे कब, जब हम बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ दिखाता भी हूँ, ये आपका है 1 0 1 1, इसको हमें चेंज करना है, तो पहली बिट को मैंने 1 लिखा है एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पहली और दूसरी बिट जो 1 0 है इनका एक्सॉर करना है, इनका एक्सॉर करके क्या मिलेगा 1 मिलेगा, लिख दो। अब फिर से नेक्स्ट 2 का एक्सॉर करना है, ये 0 1 का, इसका एक्सॉर करके भी क्या मिलेगा आपको 1, लिख दो। फिर नेक्स्ट 2 1 1 का एक्सॉर करके क्या मिलेगा आपका 0 मिलेगा, तो 0 लिख दो। तो ये बाइनरी टू ग्रे हो गया, ये ग्रे कोड बन गया इस बाइनरी कोड का, ये जो ऊपर वाला बाइनरी कोड था इसका ये ग्रे कोड बन गया। अब आगे बात करते हैं ग्रे टू बाइनरी की, ये भी इजी ही है, इसमें भी पहले वाले डिजिट को, ये जो 1 1 0 0 है, पहले वाले डिजिट को एज इट इज़ लिख दो, लिख दिया। अब क्या करो, अब ये जो आपको आउटपुट मिला है इसको और इसमें जो ऊपर इनपुट है, इन दोनों का, ये जो 1 है, ये 1 और ये 1, इनका एक्सॉर करो, इनका एक्सॉर करोगे तो आपको मिलेगा 0। अब इस 0 और इस 1 को उठाओ और इनका एक्सॉर करो तो मिलेगा आपको 1, इस 1, अब ये जो 1 मिला है और जो ऊपर बचा है इनपुट 0, इसको एक साथ उठाओ तो आउटपुट मिलेगा 1। तो इस ग्रे कोड का, ये ग्रे कोड है और ये बाइनरी है, इस ग्रे कोड का ये बाइनरी कोड है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे हुई, इस ग्रे कोड का ये बाइनरी कोड है, इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद लॉजिक फैमिली में बात करते हैं, अगर आपको और गेट बनाना है, लॉजिक फैमिली का क्या मतलब है, यहाँ पे हम डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, NMOS, PMOS, CMOS सबका इस्तेमाल करेंगे, तो तब आप बनाएंगे। तो अगर आपको और गेट बनाना है तो आप 2 डायोड को ऐसे इस्तेमाल करो, इसका P इस तरफ, इसका P इस तरफ, N इस तरफ, N इस तरफ, इनको एक साथ एक आउटपुट से जोड़ दो और नीचे एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड से जोड़ दो। तो अगर डायोड ऑन होगा जब आपका, कब कब ऑन होगा, A और B पे जब जब आप हाई दोगे, ऑब्वियस सी बात है, ये P साइड है, तो P साइड की तरफ आप अगर हाई दे दोगे 1 1, तो ये दोनों डायोड ऑन हो जाएंगे। अब क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा ये पैरेलल टाइप में लगे हुए हैं, अगर इनमें से एक भी डायोड ऑन हो गया तो आपको आउटपुट में Y मिल जाएगा, ठीक है, करंट ऐसे जाके ऐसे फ्लो कर जाएगी, करंट ग्राउंड में नहीं जाएगी, तो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब कि A प्लस B, ये क्या लॉजिक बनाता है, A प्लस B और गेट का लॉजिक बनाता है। बट यहाँ देखो, यहाँ क्या है कि आपका डायोड अपोजिट पोलरिटी में लगे हैं, मतलब N इधर है और P इधर है, और हमने यहाँ अपोजिट भी किया है कि इसको ऊपर 5 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा है, ग्राउंड से जोड़ने के बजाय। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आपका A या B में से कोई 1 होगा तब आपका जो डायोड है वो ऑफ हो जाएगा ऑन होने के बजाय। देखते हैं, मान लो मैंने A को 1 कर दिया, A को मैंने हाई उस पर कर दिया, 1 का मतलब है कि मैंने ये जो 5 वोल्ट है इससे ज़्यादा पोलरिटी दी। ओके, वैसे भी ये 5 वोल्ट अभी तो डिवाइड होगा दोनों में, ये पूरी तरीके से, इसको मतलब कहने का मतलब है इस पॉइंट पे पूरी तरीके से 5 वोल्ट नहीं मिलता है पूरा, है ना, 5 से कम मिलता है। अगर मैंने यहाँ पे 5 दे दिया और इधर 5 से कम है तो ये N है और ये P है, तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। जब ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा तो ये डायोड हो जाएगा ऑफ, तो A पे 1 देने से डायोड हो गया ऑफ, और डायोड ऑफ हो गया तो ये पाथ ब्रेक हो गया। अगर डायोड ऑफ हो गया तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में 1 मिल जाएगा यहाँ से। ओके, आउटपुट में आपको ये 5 वोल्ट आपका आउटपुट में चला जाएगा डायोड के ऑफ होते ही। तो यहाँ पे क्या हो गया कि A और B में 1 देने से हमें आउटपुट में, मान लो मैंने दोनों में 1 दिया है, तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है ये तो टेबल ही बना लेते हैं पूरी, A, B और Y आउटपुट। ओके, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब क्योंकि ये एंड गेट है तो आपको केवल यहाँ पे आउटपुट मिलना चाहिए।
ओके, तो जब आपने 1 1 दिया तो आपने ये देखा कि दोनों डायोड ऑफ हो गए, दोनों में 1 1 दिया मान लो, और आपको आउटपुट में 1 मिल गया। ये तो समझ में आया कि आउटपुट में 1 कैसे मिला। पर आप देखना बाकी तीनों केस कि यहाँ पे आउटपुट में 1 क्यों नहीं मिलेगा। मान लो कि इसमें आपने 0 दे दिया, अब इसमें 0 दे दिया और ये यही तो चाह रहा था, ये तो यही चाह रहा था। ये एन साइड थी, ये पी साइड थी, पी की तरफ कुछ ना कुछ 5 वोल्ट से आ जाएगा तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो ये जो 5 वोल्ट है ये उधर जाने के बजाय ये इधर उल्टा आ जाएगा। इसको मैं शो करता हूँ कि अगर ये एक भी डायोड, कहने का मतलब है एक भी डायोड ऑन हो गया अगर, और ऑन कब होगा, यहाँ पे ऑन उल्टा हो रहा है, यहाँ पे ऑन 0 पे हो रहा है, तो एक भी डायोड अगर ऑन हो गया तो इधर करंट इस तरफ चली जाएगी, और करंट इस तरफ चली जाएगी तो फिर आपका आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक भी डायोड ऑन कब होगा, जब एक भी 0 जाएगा डायोड में, तो एक भी 0 जाएगा, या तो दोनों 0 जाए एक भी 0 जाए तो आपका आउटपुट में कुछ नहीं जाएगा। तो ये एंड गेट इस तरीके से काम कर रहा है। अब बीजेटी इन्वर्टर देख लेते हैं पहले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है कि इफ़ ए इक्वल टू 1 तो ट्रांजिस्टर जो हो जाएगा ऑन हो जाएगा और पासिस करंट थ्रू ग्राउंड। देखो ट्रांजिस्टर किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पे ए इनपुट है, इसको मैंने 1 कर दिया, ये रजिस्टेंस आर बी है, ओके, ये रजिस्टेंस है, ये आपका ट्रांजिस्टर है और ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ये आउटपुट है और ये आपका कुछ इस तरीके से है। मैंने क्या किया कि ए में 1 दे दिया, ए में 1 दे दिया तो ट्रांजिस्टर हो गया ऑन, और करंट जो होगी जैसे ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, ऑन होने का मतलब कि जो बेस टू एमिटर पाथ है वो खुल गया। अगर बेस टू एमिटर पाथ खुल गया तो ये जो करंट है ये नीचे चली जाएगी इधर, और जो ऊपर 5 वोल्ट की सप्लाई से करंट आ रही है वो भी आपका ग्राउंड को ही चली जाएगी, वो आपको आउटपुट में नहीं मिलेगी, लीस्ट रजिस्टिव पाथ को फॉलो करेगी। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही ये वाला हिस्सा ओपन हो गया, ठीक है, बेस टू एमिटर वाला रीजन जो है वो ओपन होते ही आपका सारी की सारी करंट ग्राउंड में चली जाएगी। तो यह है आपका, अगर आप 1 दे रहे हो तो आपका आउटपुट में 0 मिल रहा है, ये इन्वर्टर है। अब देखो अगर मैं ए में 0 देता हूँ, इसका मतलब कि ये जो पार्ट है ये और ये हो गया ओपन, ये हो गया ओपन। अब करंट के पास जाने के लिए केवल यही पाथ है। अब जब यही पाथ है तो करंट आपकी यहाँ से ऐसे जाएगी और आगे चली जाएगी, ओके। अब क्योंकि ये तो 0 दे रहे हो तो यहाँ से यहाँ तो कोई करंट नहीं जाएगी, पर ये जो 5 वोल्ट वाला करंट है ये आपका वाई में चला जाएगा, तो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा। तो ये आपका एक जो ट्रांजिस्टर है ये एज अ इन्वर्टर काम कर रहा है, बीजेटी इन्वर्टर, ओके। उसके बाद बात कर लेते हैं डीटीएल की। डीटीएल क्या होता है, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ओके। अब यहाँ पे हम डीटीएल की मदद से नैंड गेट बनाते हैं। नैंड क्या होता है, एंड प्लस नॉट। अब हमने ऊपर ही डायोड की मदद से एंड बनाना सीखा था और इधर हमने बीजेटी का इन्वर्टर नॉट बनाया था, तो उन्हीं को दोनों को ले लेंगे। ये ए डायोड्स को उल्टा लगाया, ये एंड गेट है। ये आर बी एक हम एक्स्ट्रा रजिस्टर लगाते हैं बीजेटी को सेफ गार्ड करने के लिए कि बीजेटी में बहुत अमाउंट की करंट ना फ्लो हो जाए, ओके। ये बीजेटी इन्वर्टर है, ये हम आपको पता है कि किस तरीके से काम करता है। तो ये एंड और नॉट मिलके आपको क्या बना के दे देगा, नैंड बना के दे देगा। और यहाँ पे हम कुछ ये डायोड्स भी लगाते हैं, ओके। ये भी काफ़ी, इनका भी लॉजिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन डायोड्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। इस सर्किट के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पे भेज तो रहे हो 0, पर क्या होता है कि किसी वजह से यहाँ पे कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है। आपको आउटपुट 1 मिलना चाहिए, बट जब हम 0 भेज रहे हैं आपको, ठीक है, समझते हैं, जब आप 0 भेज रहे हैं तो आपको आउटपुट 1 मिलना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, नॉट का काम यही है 0 भेजने पे आउटपुट 1 मिले, बट किसी तरीके से ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, कुछ करंट लीक कर जाती है। तो वो करंट, क्योंकि हाई की वैल्यू ऑफ करंट यहाँ आ रही होती है, तो फिर ये पाथ इसको नीचे 5 वोल्ट की जो करंट है इसको नीचे जाने का पाथ मिल जाता है, और आपको आउटपुट में भी 0 मिलता है। मतलब आप इनपुट भी 0 दे रहे हो और आपको आउटपुट भी 0 मिल रहा है। ऐसा हो रहा है तो फिर हमारा सर्किट तो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, तो ये हम नहीं चाहते। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ये है कनेक्शन ना बन पाए। अगर मैं 0 दूँ तो फिर ये कनेक्शन ब्रेक हो जाए और आपको ये इधर चला जाए, 5 वोल्ट इधर चला जाए, जो कि मुझे 1 दे दे, और 0 से 1 मिलना, तो भाई इन्वर्टर का काम ही है 0 से 1 देना। तो इनके लिए हम इन डायोड्स को लगाते हैं कि यहाँ पे कनेक्शन ना इस्टेब्लिश हो पाए, और ये जो है एक्स्ट्रा करंट को यहाँ पे अक्यूमुलेट कर ले, एज्यूम कर ले। और एक को नहीं, 2 को लगाते हैं, कोई भी रिस्क ना लेने के लिए। ये चीज़ हो गई। उसके बाद बात करते हैं टीटीएल की। टीटीएल होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। जैसे हमने यहाँ डायोड का इस्तेमाल किया है, अब यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, डायोड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर क्या होता है, जो पहला वाला ट्रांजिस्टर होता है वो आपका 2 डायोड की तरह ही वर्क करता है,
इसके 3 तरीके हो सकते हैं, ओपन कलेक्टर, टोटेम पोल एंड ट्राई स्टेट बफर। इनको पढ़ेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं कि TTL के अंदर हाई लॉजिक का क्या मतलब होता है। हाई का मतलब है आपका 2.4 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक, इसके बीच में कुछ भी है तो वो आपका हाई है, वो 1 के इक्वल है। और लो का मतलब है काफ़ी लो, 0.2 वोल्ट से लेके 0 वोल्ट के बीच में, इनके बीच में कुछ भी है तो वो लो है। इसके बीच में कुछ भी होगा तो उसको आप आसानी से कंसीडर नहीं कर सकते कि वो हाई है या लो है। ओके, फिर बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डार्लिंगटन पेयर। इसमें क्या होता है कि आपके दो, ये जो आपका बीजेटी है एक तो ऊपर आ गया और एक जो बीजेटी है वो दूसरे वाले बीजेटी का एक तरीके से इनपुट बन जाता है इस तरीके से। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक है और इसका जो आउटपुट निकल रहा है एमिटर का वो दूसरे का इनपुट है, तो इसको डार्लिंगटन पेयर कहते हैं। ये एक्चुअली में करता क्या है, इसमें हम समझ भी सकते हैं। जैसे इसका गेन है बीटा, तो इसका जो गेन निकला अब वो उसका इनपुट बन गया, बीटा इसमें भी जा रहा है, मतलब इसमें जो करंट जा रही है वो बीटा आई टाइम्स जा रही है। मैं भी इनके सबस्क्रिप्ट पे बात नहीं कर रहा कि कौन सी करंट क्या है, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि बीटा और इंटू आई करंट जा रही है, क्योंकि इस पॉइंट पे इसमें जो आउटपुट निकलेगा वो बीटा आई निकलेगा। यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो बीटा आई निकलेगा। अब इसके अंदर ऑलरेडी बीटा आई जा रही है, ठीक है, बीटा 1 मान लो इसको, और इस सेकंड वाले ट्रांजिस्टर का कुछ खुद का भी गेन होगा बीटा 2। अब इसके अंदर जो करंट इसके आउटपुट से निकलेगी इधर इधर। ओके, बाकी चीज़ों को थोड़ा सा हटा देते हैं। इसके जो आउटपुट से निकलेगी करंट तो वो कितने टाइम होगी, उसमें बीटा 2 तो होगा ही मल्टीप्लाई, और क्योंकि पहले जो इनिशियल करंट ही आ रही थी उसमें बीटा 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड था, तो बीटा 2 बीटा 1 और आई, मतलब कि जो करंट है वो बीटा 2 इंटू बीटा 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको मिली है डार्लिंगटन पेयर के बाहर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक आपका है। तो इससे क्या होता है कि डार्लिंगटन पेयर जो होता है उसकी जो आईसी करंट होती है या बोले तो IO करंट होती है, वो आपको मिलती है आउटपुट में बीटा 2 इंटू बीटा +1, बीटा 1 +1 टाइम्स, ठीक है, +1 फॉर्मूले में हो जाता है, तो इंटू IN जो आपकी इनिशियल करंट है उसका इतना, और इसको बोल सकते हैं हम एक अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि I0 जो मिल रही है, एग्जैक्ट जो आउटपुट में करंट मिल रही है वो आपका लगभग इक्वल है बीटा के स्क्वायर के इंटू IN, ठीक है, इंटू IN। तो क्या होगा, आपको बीटा स्क्वायर मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको करंट मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा कर देता है। मान लो बीटा की 1 की वैल्यू 10 है, दूसरे की 100, तो आपको 1000 टाइम्स करंट मिल रही है, जबकि एक सिंगल ट्रांजिस्टर आपको या तो 100 टाइम्स दे सकता था या 10 टाइम्स दे सकता था, पर दोनों मिलकर आपको 1000 टाइम्स की करंट की वैल्यू दे रहे हैं। तो ये डार्लिंगटन पेयर का कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनपुट आउटपुट बिकम्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जो इनपुट आउटपुट होता है बेस और कलेक्टर के बीच में वो 180 डिग्री फेस शिफ्टेड होता है, ठीक है, बेस और कलेक्टर के बीच में। तो जो हमारा इन्वर्टर होता है वो हमारा अपने आप ही, मतलब एक जो बीजेटी होता है इन्वर्टर की तरह ही काम करता है नॉर्मली, ओके, एक्स एज अ नॉट गेट, इसीलिए जो बीजेटी होता है वो नॉट गेट की तरह काम करता है। एक पॉइंट और है कि जो फ्लोटिंग इनपुट होता है वो हाई होता है TTL गेट के लिए। देखो फ्लोटिंग इनपुट का क्या मतलब है कि वैसा इनपुट जिसका आप बता नहीं सकते कि उसकी वैल्यू 1 है या 0 है, इसीलिए उसको फ्लोटिंग इनपुट कहते हैं। बट जब हम उसको TTL में इस्तेमाल करते हैं, TTL में एक इनपुट की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम हाई ही कंसिडर करते हैं, 1 ही कंसिडर करते हैं, ओके। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं फैन आउट, ठीक है। फैन आउट की बेसिक सी डेफिनेशन समझते हैं कि एक आपका इनपुट मान लो 100 मिली एम्पेयर और आपका आउटपुट मिल रहा है आपको उस सर्किट से 10 मिली एम्पेयर। तो एक जो सर्किट है वो कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम डिवाइसेस को रन करा सकता है, ओके, अपने लोड में काम करा सकता है एज अ लोड। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप 100 मिली एम्पेयर दे रहे हो तो इसमें आप 10 लगा सकते हो, क्योंकि आपको आउटपुट तो चाहिए कितना, 10 मिली एम्पेयर, मतलब हर कोई अपने अंदर से 10 मिली एम्पेयर देगा, मतलब ये 100 मिली एम्पेयर 10 मिली एम्पेयर में आपका डिवाइड हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस, ओके, या गेट्स जिनको आप ड्राइव करा सकते हो, तो वो हमारा फैन आउट देता है उसकी वैल्यू। तो ये रेशियो वही दे रहा है। IOH आपका ये है जो हाई वाली वैल्यू है, मतलब जो 100 मिली एम्पेयर आ रही थी, IIH आपका 10 मिली एम्पेयर वाली वैल्यू है, और जब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आपको ये फैन आउट की वैल्यू मिल जाएगी। इस वाले केस में 10 डिवाइसेस को रन कराया जा सकता है। तो ये चीज़ हो गई। तो 100/10, तो आप जब फॉर्मूले क्वेश्चन देखेंगे तो आप वहाँ पे भी देख के समझ जाएंगे कि हाई अपॉन लो से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ओके। फैन आउट अगर L की बात करते हैं तो IOL/IIL कर लेंगे। तो यह चीज़ आपको ये एग्जाम्पल और क्वेश्चन से ही समझ में आएगी, ऐसे समझ नहीं आएगी।
फिर बात करते हैं फिगर ऑफ मेरिट की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या बोले तो फॉर्मूला। तो प्रोपोगेशन डिले और इनटू एवरेज पावर डिसिपेशन। तो डिले और पावर डिसिपेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका फिगर ऑफ मेरिट FOM की वैल्यू देता है। और इस केस में आप याद रखेंगे कि जो ओवरऑल फैन आउट होता है, जब आप फैन आउट का क्वेश्चन करेंगे तो वो दोनों ही जो फैन आउट आते हैं उनकी मिनिमम वैल्यू के इक्वल होता है। ओके, एक फैन आउट होता है लो, एक फैन आउट होता है हाई। तो मान लो कि एक फैन आउट दे रहा है वैल्यू 10, दूसरा दे रहा है 5, मतलब ये 10 डिवाइसेस को रन करा सकता है, 10 सर्किट्स को या गेट को, ये 5 को। तो अब इस वाले पैरामीटर पे जाएंगे तो ये तो कह रहा है 5 को ही रन कराया जा सकता है, तो हमेशा सेफ्टी लेके चलनी होती है, तो हम 10 को नहीं 5 को ही रन कराएंगे, इसलिए मिनिमम वैल्यू। फिर छोटा सा एक सर्किट है कि मैग्नीट्यूड कंपेरेटर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम मैग्नीट्यूड को कंपेयर करते हैं दो अलग अलग इनपुट के, जैसे एक्स और वाई इनपुट हैं, 3 बिट के इनपुट हो सकते हैं, 2 बिट के इनपुट हो सकते हैं, 4 बिट के इनपुट हो सकते हैं, जितने का भी लेते हैं। ये 2 बिट के इनपुट का है। ओके, तो नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस फॉर विच एक्स ग्रेटर देन वाई। तो कितने इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए ये क्या है, जस्ट एक पॉइंट है, मेन हमारा जो सर्किट है, जो इक्वेशन है वो इधर है कि अगर हम x ग्रेटर देन y ले रहे हैं तो ऐसा हमें कितने बार मिलेगा। तो केवल 6 इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए हमें x ग्रेटर देन y मिलेगा, 4 के लिए x y एक दूसरे के इक्वल मिलेगा, और 6 के लिए ही आपका ये लेस मिलेगा। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि आपका ये होता है 0 0 0 1 1 0 1 1, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि जैसे ये 4 हैं तो इसको एक बार इन चारों को 0 0 से कंपेयर कराएंगे, फिर इन्हीं चारों को 0 1 से, फिर इन्हीं चारों को 1 0 से, फिर इन्हीं चारों को 1 1 से कंपेयर कराएंगे। अब आप देख सकते हो कि जब आप 0 0 से कंपेयर कराओगे तो आपको एक वैल्यू तो मिल जाएगी इक्वल, बाकी तीनों वैल्यू मिलेगी ग्रेटर। जब इन्हीं 4 को हम इससे कंपेयर कराएंगे तो ये हमें 0 1 0 1 वाला इक्वल वैल्यू दे देगा। तो इसी लॉजिक से क्या निकल रहा है कि आपका 4 इक्वल वैल्यू है, 6 ग्रेटर है, 6 आपकी लेसर वैल्यू है। ये आपका 2 बिट का मैग्नीट्यूड कंपेरेटर है। अब जब आपको इक्वलिटी डिटेक्ट करनी है तो XNOR से अच्छा क्या ही हो सकता है। XNOR अपने आप में इक्वलिटी डिटेक्टर होता है, तो आप केवल XNOR गेट को यूज़ कर लेंगे। तो XI और YI में इक्वलिटी है कि नहीं, XNOR आपका बता सकता है। आपको जब ग्रेटर देखना है तो उसका इक्वेशन है XI और YI का बार, और जब आपको लेसर देखना है तो आपका XI का बार। और एक्चुअली में हम X को ग्रेटर या x को लेसर की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले x को ले रहे हैं, ये याद रखेंगे। ओके, तो ग्रेटर वाले केस में आपको, ठीक है, हमेशा याद रखना ये जो दोनों इक्वेशन है इसमें जो भी लेसर होगा, यहाँ पे YI लेसर है क्योंकि XY ग्रेटर था, उस पर बार कर दिया, यहाँ XI लेसर है, YI ग्रेटर है, इसलिए XI पे बार कर दिया। तो जो लेसर होगा उस पर बार करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और XI YI क्या है, वो इनपुट्स है जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद PMOS NMOS की बात कर लेते हैं। PMOS में क्या होता है, आप इस तरीके से बनाते हैं ये सर्किट को, डिवाइस को, क्योंकि सिंबल है इसका, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम एक बबल दे देते हैं। ये बबल बताता है कि ये PMOS है, या फिर करंट की डायरेक्शन इसमें इनवर्ड होती है और NMOS में ये आउटवर्ड होती है। तो ये दोनों आपके PMOS हो गए। और ये जो सबसे बेसिक सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बबल भी नहीं है, ये गेट ड्रेन सोर्स, ठीक है। MOS है, ये तो सबको पता ही है, तो ये गेट ड्रेन सोर्स, ये आपका NMOS है, और एरो बाहर की तरफ है तो भी NMOS है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, हमने NMOS लिया है, इस तरीके से इसको ये लिटा के बना दिया, इस तरीके से, ये ऐसा, ये आपका NMOS है। ऊपर हमने क्या लिया कि ऊपर जो इसका जो गेट हुआ करता था उसको मान लिया C। ओके, तो यहाँ पे मान लो हमने A को 1 लिया, अगर मैं C को 1 कर दूँ, मतलब कि इसके बीच में कनेक्शन बन रहा है, इसके बीच में कनेक्शन बन रहा है, मतलब कि A, आपको जो A जा रहा है वही आपको आउटपुट में Y मिल जाएगा। और A क्योंकि यहाँ पे हमने बैटरी से जोड़ा है इसलिए A 1 है, तो A इक्वल टू वाई, या फिर बोले तो Y इक्वल टू A हो जाएगा क्योंकि हमने C को 1 लिया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि A को 0 कर दिया, पर ये कनेक्शन तो अभी भी बना हुआ है, बट क्योंकि A ही 0 है तो Y पे क्या मिलेगा, अगर A 0 कर देंगे Y 0 मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कब तक होगा, इनपुट इक्वल टू आउटपुट तब तक मिलेगा जब C हाई होगा। इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा कि जो आउटपुट है वो C पे डिपेंड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आउटपुट है वो C पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो C जब तक हाई होगा तब तक आपका आउटपुट मिलेगा, वो भी इनपुट के इक्वली, और जब C हमारा 0 हो जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जब C 0 हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम स्टेट ऑफ हाई इम्पिडेंस, ठीक है। हाई इम्पिडेंस मतलब इम्पिडेंस बहुत हाई हो गया, रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया, और आपका इनपुट आउटपुट की तरफ जा ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ हो गई है। अब बात कर लेते हैं, पहले ही देख लेते हैं ट्राई स्टेट बफर। अच्छा, यही जो होता है इसी को बोलते हैं पास ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये जो था ये ठीक है, यही आपका पास ट्रांजिस्टर लॉजिक था जो हमने ये CAY वाला देखा था।
ये जो केस है यही आपका पास ट्रांजिस्टर लॉजिक है। अब ट्राई स्टेट बफर की बात कर लेते हैं। ट्राई स्टेट बफर सिंपल होता है, इसको मैं दोबारा रीड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका इस तरीके से आपने बफर बनाया, सिंपल बफर बनाया और कुछ भी नहीं। ओके, ये बफर बनाया, इसमें हमने यहाँ पे एक अलग से चीज़ डाल दी जिसको बोला सी। जैसा कि पास ट्रांजिस्टर लॉजिक में सी कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही ऐसा है। यहाँ पे 3 स्टेट्स होंगी, एक 0 एक 1। 0 1 कब होगा? जब आपका सी 1 के इक्वल होगा। सी को ऑलरेडी 1 होना पड़ेगा, तभी आपको ए और वाई एक दूसरे के इक्वल मिलेंगे 0 1, क्योंकि बफर है, जो ए में भेजोगे वही वाई में मिलना चाहिए। ओके, और तीसरी स्टेट जो हमने ऊपर अभी जस्ट पढ़ी ही थी, जब सी हो जाएगा 0, थर्ड स्टेट मिलेगी हाई इम्पिडेंस की, नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो थर्ड स्टेट होती है। इसका मतलब कि हमने एक बफर को यूज़ किया है और उस बफर के इनपुट और आउटपुट को हमें कंट्रोल करना भी हमने अपने हाथ में रखा है, कब हम आउटपुट देना चाहेंगे और कब आउटपुट नहीं देना चाहेंगे। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्राई स्टेट। और एक तो बफर है, ये बफर है, पर इसके अंदर 3 स्टेट होती हैं। 0 1 तो होगी, जब आप ए पे 0 दोगे तो वाई पे 0, ए पे 1 तो वाई पे 1। तीसरी स्टेट क्या होगी? जब आप सी को 0 ही कर दोगे तो आपको आउटपुट में कुछ मिलेगा ही नहीं। ये ट्राई स्टेट बफर है। फिर अगर हम चाहें कि एक्सॉर बनाएं मॉस की मदद से, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सॉर को बनाना है मॉस की मदद से, कैसे बनाएंगे? जो हमने ऊपर पास ट्रांजिस्टर लॉजिक सीखा था उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से बनाया मैंने, यहाँ बी लिया, यहाँ पे ए बार ले लिया। ओके, ए बार, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? जैसे वहाँ पे मान लो पहले होता था ए और सी, इसका मतलब कि आउटपुट में आपको मिलेगा ए सी। इसका क्या मतलब है? अगर आप सी को 1 रखोगे, ठीक है, सी को 1 रखोगे तो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा था? ए मिल रहा था। तो जब तक सी 1 होगा तब तक ही आउटपुट में आपको ए मिलेगा। जैसे ही आपका सी 0 हो जाएगा मतलब आउटपुट भी 0 हो जाएगा। इसलिए क्या बोलेंगे कि ये जो ए और सी हुआ करता था, इसका प्रोडक्ट ही इसका आउटपुट है। ठीक है, लॉजिक वाली बात है थोड़ी सी, कि इसका प्रोडक्ट ही इसका आउटपुट है। तो यहाँ पे हमने सी की जगह रिप्लेस कर दिया ए बार से और ए की जगह बी, तो इसका आउटपुट क्या मिला? ए बार बी। इसी तरीके से यहाँ पे बी बार बना दिया और ये ए, तो यहाँ ए बी बार। और ये क्या होता है? वायर्ड एंड, इसको क्या बोलते हैं? वायर्ड एंड। इसके पीछे भी काफ़ी लॉजिक है कि ये एंड क्यों कर देता है, ये वायर्ड एंड होता है। ओके, इसके अंदर आप इस तरीके से जो भी चीज़ भेजेंगे वो एंड की तरह आउटपुट वायर्ड और की तरह काम करेगा, वायर्ड और की तरह। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो y इजकल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ये आपका एक्सॉर बन गया फ्रॉम मॉस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पास ट्रांजिस्टर लॉजिक। अगर मान लो मुझे इसी से एंड गेट बनाना है तो मैं क्या करूँगा? ये जो बी बार है इसको ग्राउंड कर दूंगा, इसको ग्राउंड कर दूंगा, और जो अपर साइड है उसमें ए बार की जगह मैं ए ले लूँगा। ठीक है, इनपुट तो मेरे हाथ में है ना, मैं क्या इनपुट लेता हूँ। इसकी जगह ए ले लिया, नीचे ए बार ले लिया। ओके, यहाँ पे तो यहाँ क्या मिल जाएगा? आपको ए बी मिल जाएगा, और क्योंकि नीचे ग्राउंड है तो ये तो आपको 0 हो जाएगा, तो आपको आउटपुट में केवल ए बी मिलेगा। तो आप ये आपका जो सर्किट था ये कैसे काम करने लगा? एक एंड गेट की तरह काम करने लगा। ये एंड गेट का फॉर्मूला है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी में मैं बी बार को 1 कर देता हूँ। ये जो बी बार है इसको हाई लॉजिक से जोड़ दिया, मान लो सप्लाई से जोड़ दिया, इसको 1 कर दिया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? आउटपुट में आपको मिल रहा है केवल ए, और यहाँ पे मिल रहा था आपको ए बार बी। तो ए प्लस ए बार बी हमने इस लेक्चर के सबसे शुरू में सीखा था कि लीव कॉम्प्लीमेंट। तो जो अगर यहाँ पे ए है और इसी का कॉम्प्लीमेंट सेकंड वाले टर्म में मौजूद है, इस कॉम्प्लीमेंट को छोड़ देंगे तो ये ए प्लस बी बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका एक और गेट की तरह काम कर रहा है। अगर हमें मक्स बनाना है 2x1 मक्स, तो वो भी बना सकते हैं। मक्स का फंक्शन क्या होता है? ए सी बार प्लस बी सी। ओके, एक में सी बार और एक में सी, मतलब सी क्या है? सिलेक्ट लाइन, सी सिलेक्ट लाइन। मक्स में सी होती है सिलेक्ट लाइन, 2 इनपुट हो गए और आपका इस तरीके का आउटपुट मिलता है। तो वो मक्स भी बना सकते हैं। ये आपको दे देगा ए सी बार और ये दे देगा बी सी, और दोनों काम क्या कर देंगे? और कर देंगे, वायर्ड और। तो मक्स भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉस। फिर बात करते हैं ट्रांसमिशन गेट की। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये बफर आप बनाओ और इसी में दूसरा बफर बना के उसको क्रॉस कर दो इस तरीके से। ये इसका सिंबल हो गया ट्रांसमिशन गेट का। ओके, तो ट्रांसमिशन गेट क्या होता है? आप यहाँ पे एनमॉस ले रहे हो, पीमॉस ले रहे हो, एक ये प्लस बटन की तरह बनेगा। ये क्या है? एक प्लस है, ये 3D प्लस है, आपने बनाया 3D प्लस। ओके मतलब ये तो एक ट्रिक है समझने का, ऐसा नहीं कि ये प्लस है। और ऊपर आपने ये ले लिया एनमॉस, यहाँ सी बना दिया। वैसा हम एनमॉस अभी तक बनाते आ रहे थे, ऐसा, ये ऐसा। और जब हम इसमें सी को 1 कर देते थे तो हमें क्या दिखता था कि ये इसका ऐसे कनेक्शन हो जाता था। तो उसी चीज़ का हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। आउटपुट में वाई
इनपुट में ए और ये पी मॉस नीचे इस तरीके से। बस एक चीज़ और हमने करी कि जो ये सी में हम चीज़ भेज रहे हैं इनपुट, उसी का हमने यहाँ पे इन्वर्ट इनपुट यहाँ भेज दिया है नीचे, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं सी बार। ये सी बार है, इसका मतलब जब आपका सी 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जब आपका सी 0 होगा तो ये सी बार 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये है कि इसका क्या मतलब है कि आप जब सी को 1 करोगे तो आपका एनमॉस ऑन हो जाता है। ये तो एनमॉस की कैरेक्टरिस्टिक है, पर पीमॉस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसका जो सी होता है ना, उसको आपको 0 करना पड़ेगा इसको ऑन कराने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि पीमॉस की कैरेक्टरिस्टिक है कि जब आप इसका सी को 0 कराओगे तब यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, और एनमॉस में जब 1 कराओगे सी को तब ये एस्टेब्लिश होगा। इसका मतलब है कि सी इजकल टू 1 पे दोनों ही हमारे ऑन है। अगर मैं 0 करा दूँ तो यहाँ पे ऊपर वाला सी 0 हो गया तो एनमॉस भी ऑफ, और पीमॉस में भले ही आप 1 भेज रहे हो पर वो उल्टा काम करता है, वो 1 में ऑफ हो जाता है। तो ये दोनों ऑफ, तो दोनों ही हमारे ऑफ हो जाएंगे पीमॉस और सीमॉस। तो बोथ एनमॉस एंड पीमॉस वर्क एट द सेम टाइम, दोनों ही एनमॉस और हमारे पीमॉस जो होते हैं सेम टाइम पे वर्क करते हैं। आगे देखते हैं एनमॉस और एनमॉस से अब अलग अलग चीज़ें बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनमॉस पहले इससे बनाएंगे इन्वर्टर। जैसा बीजेटी का इन्वर्टर बनता है बिल्कुल सेम वैसा ही एनमॉस का इन्वर्टर बनता है। ये अपने आप में इन्वर्टर की तरह ही काम करता है। तो अगर आप वी इन पे 1 दे रहे हो तो आपको वी आउटपुट पे ये 0 ही देगा। सेम वही लॉजिक है, इसको 1 दिया तो ये वाला पाथ आपका काम करना चालू कर दिया, ऑन हो गया। जब ये आपका मॉस ऑन हो गया तो फिर आपका जो करंट होगी वो इधर से चली जाएगी, ऊपर से आएगी, वो भी इधर से ही चली जाएगी, लीस्ट रेसिव पाथ को फॉलो करेगी, आपका आउटपुट में नहीं जाएगी। और एक बात और, आउटपुट में न जाने का मतलब आउटपुट में आप कोई ना कोई लोड लगा के रखते हो, है ना, उसके अराउंड ही आप ले रहे आउटपुट, ये चीज़ है। ओके, उसके बाद सीमॉस नैंड की बात करते हैं। यहाँ पे हम नैंड बनाएंगे बट यहाँ पे हम सीमॉस की मदद से बनाएंगे, पीमॉस एनमॉस दोनों। तो हमने ये कुछ इस तरीके से ए और बी लिया है, जैसा हमने इन्वर्टर बनाया कुछ उसी तरीके से। यहाँ पे आर डी, यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे इस ये जो कनेक्शन है मॉस का, इसको किसी कीमत पे ऑन नहीं होने देना है। अगर ये दोनों ऑन हो गए तो इसका मतलब कि आपका आउटपुट ये जो 5 वोल्ट है वो भाग जाएगा नीचे ग्राउंड में, ये करंट नीचे चली जाएगी, आपको आउटपुट में कुछ मिलेगा नहीं। तो इसको ऑन क्या होने का मतलब है कि आप किसी भी एक को ऑफ कर दो तो ये कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश हो पाएगा, तो ये आपका ऊपर से करंट नीचे नहीं जा पाएगी, किसी भी एक को ऑफ कर दो। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे कि व्हेन बोथ ए एंड बी आर ऑफ, बोथ ए एंड बी आर ऑफ और एनी वन ऑफ देम इज ऑफ, या तो उन दोनों में से कोई एक ऑफ है या दोनों ऑफ है। ओके, मतलब ये 0 0 0 1 ये चीज़, तो दोनों ही अगर ऑफ होंगे या एक भी ऑफ होगा आपका, इसका क्या मतलब है कि आपको आउटपुट में हाई मिल जाएगा उस मोमेंट पे। अगर आपका दोनों ही ऑन हो गए, जब दोनों ही आपके जो ऑन हो गए तो आपका जो करंट है उसको ये पाथ फॉलो करने को मिल जाएगा और करंट नीचे जाएगी और आपका आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये आपको क्या मिल रहा है, एक नैंड, ये जो ट्रूथ टेबल है किसकी है, एक नैंड की ट्रूथ टेबल है। सीमॉस हमने नैंड बनाया, हमेशा याद रखेंगे सीमॉस के अंदर सीरीज़ को एंड की तरह लेते हैं, पैरेलल को और की तरह। ओके, पैरेलल में अगर ये लगे होंगे तो और सीरीज़ में तो एंड। अब एक चीज़ है कि अगर हम इसी सीमॉस में या बोले तो एनमॉस में कुछ इस तरीके से लें और इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दें, तो ये क्या है, ये आउटपुट वाई है, ये आपका एक रजिस्टर की तरह काम करता है। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि ये है या ये है। अगर आपसे बोला जाए कि एक सर्किट बनाओ उसमें आप रजिस्टर तक का इस्तेमाल नहीं करो, तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, एक एनमॉस को इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि आपको अगर क्वेश्चंस करने हैं सीमॉस के तो कैसे करेंगे। हमेशा याद रखें कि जो पीमॉस का पार्ट होता है, जो सर्किट का अपर पार्ट होता है, एक जो सीमॉस होता है ना, वो कुछ आइडेंटिकल होता है। जैसे कि ऊपर आपका दोनों ऐसे बना दिए होंगे, उस तरीके से मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपका दोनों एक जैसे ही होते हैं। मतलब क्या होगा, ऊपर आपका कुछ इस तरीके से होगा, सीरीज पैरेलल में होगा, ऐसे करके, और नीचे आपका ऐसे सीरीज में जुड़ा होगा। ओके, इस तरीके से। तो ऊपर हम क्या बोल सकते हैं कि पीमॉस है और नीचे एनमॉस है, इस तरीके से। तो ये कुछ इसी तरीके से आइडेंटिकल होते हैं कि ऊपर 2 होंगे नीचे 2 होंगे, पेयर में काम करता है। तो उस केसेस में वो सीमॉस का सर्किट होता है। तो
उसमें आपको क्या करना है, सॉल्व करने के लिए सीधे से ध्यान देना है कि कभी भी PMOS को कंसीडर नहीं करना, PMOS को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, छोड़ देना है वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। NMOS को लेना है जो कि लोअर सर्किट में बना होता है। बाकी PMOS NMOS का जो बबल होता है उससे भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा PMOS है कौन सा NMOS, और उसको ट्रीट करना है अगर वो सीरीज है तो एंड गेट की तरह, और अगर पैरेलल में है तो और गेट की तरह, और उससे आप केवल उसका एक्सप्रेशन निकाल लो NMOS को देख के। और जब एक्सप्रेशन निकाल लोगे तो फाइनली स्टेप 3 में जो भी आपको स्टेप 2 में मिला है, कॉम्प्लीमेंट वॉट एवर आंसर यू गेट इन स्टेप 2, तो जो आप आंसर आपको इन द फॉर्म ऑफ एंड गेट और गेट जो भी आपको जैसे भी मिला है, उस आंसर को फाइनली आप कॉम्प्लीमेंट कर दो। ओके, उस आंसर को फाइनली कॉम्प्लीमेंट कर दो तो ये आपको दे देगा। आखिरी देखते हैं नॉइज़ मार्जिन क्या होता है। नॉइज़ मार्जिन का फॉर्मूला देख लेते हैं बस। नॉइज़ मार्जिन H की अगर बात करें तो VOH माइनस VIH, दोनों ही H वाले मौजूद रहेंगे और आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे। ओके, और यहाँ याद रखेंगे कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, अगर नॉइज़ मार्जिन हम लोअर वाले उसका निकालते हैं, लोअर नॉइज़ मार्जिन या हायर नॉइज़ मार्जिन, तो यहाँ पे VIL से माइनस करते हैं VOL को। ओके, ये है यहाँ पे नॉइज़ मार्जिन का फॉर्मूला।